नमस्ते। आज के लाइव डिस्कशन जो हम नया लाइव डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द प्रमोशंस ऑफ 2024। मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स के जो प्रमोशन एग्जाम्स रहते हैं उसमें एक टॉपिक रहता है जनरल नॉलेज ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड हमारे पास काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने, काफ़ी बैंकर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम एक रेगुलर सेशन इस टॉपिक के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर स्टार्ट करेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स को एग्ज़ाम में ये टॉपिक में रिप्लाईज देना या पेपर कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट ना आ जाए। एंड यही पॉइंट ध्यान में रख के आज से हम एक नया सेशन, नया टॉपिक, नया चैप्टर इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे जनरल नॉलेज जो फाइनेंशियल मार्केट्स का रहेगा या अपडेट्स जो रहेंगे उसी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो यही ध्यान में रखते हुए आज हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड ओवर ए रेगुलर इंटरवल वी विल कंटिन्यू इट। हम आपके पास रेगुलर सेशंस लेके आ जाएंगे। इसका एडवांटेज यही होगा कि जब भी हम रेगुलर इंटरवल से आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे तो व्हेनेवर द एग्ज़ाम, जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में आपको इसी में से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी एंड वो आपका प्रमोशन टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्पफुल हो जाएगा। यही फैक्टर ध्यान में रखते हुए आज से हम ये फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड जैसे जैसे आगे डिस्कशंस हम कंडक्ट करते जाएंगे हम आपको एडवांस में इंटीमेशन भेजते जाएंगे। विद दिस आई रिक्वेस्ट यू ऑल to check your audio and video so that there should not be any problem on any issue. So जैसे आपको अवगत है हम प्रमोशन एग्ज़ाम के साथ साथ JIB और CAIIB के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर एग्ज़ाम को अपियर कर रहे होंगे जो नवंबर दिसंबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा, या आपके अगर कोई फ्रेंड्स या कलीग CIB JIB के लिए अपियर कर रहे हैं तो उनको भी ये मैसेज कन्वे कीजिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। इस डिस्कशन में हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर कराते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स का भी रेगुलर प्रैक्टिस होता है जो आपको एग्ज़ाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। अब हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में हमने कुछ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में फ्रेम की हुई है एंड हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस इज, due to excessive growth in unsecured retail loans of NBFCs and over-reliance of NBFC on bank funding, RBI has taken which of the following actions? कि NBFCs जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन करती है उसमें काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ NBFCs बैंक्स फंडिंग के ऊपर ज़्यादा रिलायंस दे रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए RBI ने कौन से एक्शन ली हुई है? इसी को कंट्रोल करने के लिए RBI ने रिस्क वेट ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट जो है उनको बढ़ा दिया है एंड रिस्क वेट ऑन बैंक क्रेडिट टू NBFC उसी को भी बढ़ा दिया है। सो हमारा पूरा स्टेटमेंट यही है कि ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन ऑफ NBFC and over reliance of NBFC on the bank funding, RBI has increased risk weight on unsecured consumer credit and bank credit to NBFC. So D is the correct answer for this question. हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको भी किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में इसको पूछा जाएगा इसके बारे में आइडिया आ जाएगी एंड यू विल गेट वेरी वेल कन्वर्जेंट विद दिस। Who has been newly appointed as CEO of the Boeing company? अभी एक as per the information received,
बोइंग कंपनी में नए सीईओ का अपॉइंटमेंट किया हुआ है। हु इज दैट न्यू सीईओ? रॉबर्ट केली ऑर्टबर्ग। रॉबर्ट केली ऑर्टबर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ द बैंकिंग कंपनी। प्लीज कीप इट इन माइंड, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the first Indian woman to win two medals at any Olympic Games at Paris? अब जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं उसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने दो मेडल्स एक ही ओलंपिक में जीता हुआ है? तो ये जो हिस्ट्री हुई है ये यही यही इसी ओलंपिक में हुई है जो अभी पेरिस में चल रहे हैं। सो मनु भाकर is the first Indian woman who has won two medals at any Olympic Games at Paris. So this is very important from our examination point of view because इतने साल ओलंपिक अटेन करने के बाद this Manu Bhaker is the first Indian woman to win two medals at any Olympic Games at Paris. So B is the correct answer for our question. As per data submitted by IBA ने जो डाटा सबमिट किया है, according to that data, which state has received the maximum number of education loan applications with public sector banks and with private sector banks in FY 23-24? FY 23-24 में कौन से स्टेट्स में पब्लिक सेक्टर बैंक ने कौन से स्टेट्स में मैक्सिमम एजुकेशन लोन एप्लीकेशन रिसीव किए हुए हैं एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कौन से स्टेट में मैक्सिमम एप्लीकेशंस रिसीव किए हुए एजुकेशन लोन के लिए? सो ये जो डाटा IBA ने सबमिट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट डाटा तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु स्टेट में पब्लिक सेक्टर बैंक ने तमिलनाडु में मैक्सिमम एजुकेशन लोन के एप्लीकेशंस रिसीव किए हुए हैं एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने महाराष्ट्र में मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव किए हुए हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। नाउ अब लेटेस्ट अपडेट्स में और एक हम क्वेश्चन देख लेंगे कि अभी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कंपनी के साथ MOU साइन किया था फॉर सेटिंग अप ऑफ ए न्यू फैक्ट्री विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 20,000 करोड़। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टोयोटो किर्लोस्कर मोटर के साथ एक MOU किया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट MOU कंपनी छत्रपति संभाजी नगर में एक नई फैक्ट्री विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 20,000 करोड़ सेटअप करने वाली है। सो इन दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज सी, टोयोटो किर्लोस्कर मोटर इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 8 core industries for which data is released by the government on quarterly basis. These are coal, natural gas, space, fertilizers, cement, steel and space. So normally गवर्नमेंट जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज का डाटा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ रिलीज करते रहते हैं। जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है एंड जो इंडस्ट्रीज विच आर नॉट दैट मच सेंसिटिव उनके लिए फ्रीक्वेंसी कम रहती है। लेकिन वहाँ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें डाटा जो रिलीज़ किया जाता है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो हैं कोल, नेचुरल गैस, साथ साथ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं हमें एक बार बाद में रिपीट करते हैं बिकॉज वी हैव टू कीप इट इन माइंड ऑल द 8 इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमने तो एग्जाम में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी को फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दिया है, लेकिन दे मे लीव
कोल इंडस्ट्री और नेचुरल गैस इंडस्ट्री ऑल्सो। सो कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनको क्वार्टरली बेसिस पे डाटा रिलीज करते हैं? फर्स्ट इज कोल, second is natural gas, third is refinery products, fourth is fertilizer, fifth is cement, sixth is steel, and next is electricity. Natural gas, refinery products, fertilizers, cement, steel, and electricity are the eight core industries जहां डाटा क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज किया जाता है। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं और इस मैसेज के बाद भी कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम हम आपको बताना चाहता है कि हमने CIB और GIB के लिए एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव नया बैच स्टार्ट किया हुआ है। उस बैच में CIB के एंड JIB के सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें हम सभी कंसेप्ट्स पर्टिकुलर एग्जाम के क्लियर करा देंगे, ताकि एक बार आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ हर एक डिस्कशन में हम रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि यही रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से हमारा स्पीड बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है एंड हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, जो हमें एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। एंड उसके लिए रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड JIB एंड CIB एग्जामिनेशन के लिए हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करने के लिए समय मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। क्योंकि CIB जैसे एग्जाम में आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपको एग्जाम में ज़्यादा स्कोर अचीव करने के लिए या पेपर कंप्लीट करने के लिए हेल्प हो जाती है या ये हेल्पफुल हो सकता है। और CIB स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ केस स्टडीज़ का भी किट प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ आपको केस स्टडीज़ भी दिए जाएंगे, क्योंकि जब भी हमारे CIB एग्जामिनेशन में केस स्टडीज़ प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एंड पार्टिसिपेंट्स को केस स्टडीज सॉल्व करने की सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में वो अपनी केस स्टडीज विद इन अवेलेबल टाइम सॉल्व कर सकेंगे। एंड दिस एंटायर किट इज अवेलेबल फॉर JIB स्टूडेंट्स एट 3,999 एंड फॉर CIB स्टूडेंट्स इट इज़ 4,999। लेकिन ये जो ऑफ़र है, ये ऑफ़र इनिशियली ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल है। आफ्टर दैट देयर मे बी चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑफर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे फ्रेंड्स या कलीग्स जो भी एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले होंगे, जो भी CIB या JIB एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले होंगे, उनको ये मैसेज कन्वे कीजिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। JIB एंड CIB एग्जामिनेशन के लिए अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो जितना जल्दी वो इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा समय उनको प्रैक्टिस के लिए या पढ़ाई के लिए मिल जाएगा एंड वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करके अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। विद दिस अभी हम हमारे आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI's draft framework on alternative authentication mechanism for digital payment transaction, what can be used as additional factor of authentication? डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के लिए जो RBI ने ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बना दिया है, उस फ्रेमवर्क के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेमवर्क एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है वो किसको किसको माना जाएगा। उन्होंने 6 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। एक पासवर्ड रहेगा, दूसरा पास फ्रेज रहेगा, थर्ड इज पिन नंबर रहेगा, फोर्थ इज कार्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टोकन रहेगा एंड 6 इज बायोमेट्रिक्स रहेगा। ये 6 को मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ
ऑथेंटिकेशन करके कौन से उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं? पासवर्ड, पास फ्रेज, पिन, कार्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टोकन एंड बायोमेट्रिक्स। अभी उन्होंने अगेन नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती है उसमें अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के लिए जो आरबीआई ने ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेमवर्क एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करके किसको एक्सेप्ट किया हुआ है? एक पासवर्ड, दो पास फ्रेज, तीन पिन, कार्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड बायोमेट्रिक्स. So answer A 1 to 6, then answer A 1 3 4 5, 2 3 4 6 and 1 2 3 4. तो करेक्ट आंसर यही है, A इज द करेक्ट आंसर 1 to 6. तो ये जो 5 फैक्टर्स या 6 फैक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं, पासवर्ड, पास फ्रेज, पिन, कार्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टोकन एंड बायोमेट्रिक्स, ये जो 6 हैं, 6 में से 6 फैक्टर्स उन्होंने एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करके सजेस्ट किए हुए हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर आरबीआई's draft framework on alternative As per RBI's draft framework on alternative authentication mechanism for digital payment transaction, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया उसी के ऊपर और एक क्वेश्चन है. All digital payments other than the card present transactions should ensure that one of the factor of authentication is dynamically created. What does it mean? कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करके किन को उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है. सो ये तो क्वेश्चन हमने समझ लिया. अभी इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं जो ऑथेंटिकेटिव ऑथोराइजेशन जो हमें प्रेजेंट करना है या उसको एडिशनल बनाना है, अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए जो बनाना है, उसमें it should ensure that one of the factor is dynamically created. What does it mean? It means factor is generated after initiation of payment, is specific to the transaction and cannot be reused. Then second, factor is generated before transaction start. Factor can be reused on multiple transactions and factor is generated by the user. सो जो अल्टरनेट पेमेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट किया जाएगा अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के हिसाब से, जो अल्टरनेट ट्रांजैक्शन या अल्टरनेट फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्रिएट किया जाएगा वो एक ही बार यूज़ होगा, उसको वापस हम यूज़ नहीं करेंगे. एंड जैसे ही हमारा पेमेंट का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इमीडिएटली वो फैक्टर जो रहेगा, फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो रहेगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. So we will read the statement again. As per RBI's draft framework on alternative authentication mechanism for digital payment transaction, all digital payment transactions other than card present transactions should ensure that one of the factor of authentication is dynamically created and that factor is generated after initiation of payment is specific to the transaction and cannot be reused. सो आरबीआई अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिसके लिए आरबीआई ने फ्रेमवर्क बना दिया है, उसमें कौन से ट्रांजैक्शंस कवर होंगे? ऑल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस अदर देन कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस, जो कार्ड से ट्रांजैक्शंस होने वाली है, कार्ड के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस अदर देन कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन जो है, दे शुड इंश्योर दैट, उनको इंश्योर करना पड़ेगा जब भी ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा, इमीडिएटली ऑथेंटिकेशन फैक्टर जनरेट हो जाएगा. एंड वो जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर जनरेट होगा वो ओनली दैट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा एंड उसको वापस रीयूज़ नहीं कर सकते हैं.
So A is the correct answer for this question. Next question. Which global social enterprise with headquarters in the US, which manufactures and distributes biodigesters for smallholder farmers to convert animal waste into renewable energy and organic fertilizer, has begun carbon trading on the gold standard marketplace? जो कंपनी यूएस की कंपनी जो कंपनी है जिसका यूएस में हेडक्वार्टर है एंड जो जो बायोडाइजेस्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल होल्डर्स ऑफ फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ताकि वो जो एनिमल वेस्ट हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर देंगे। उस कंपनी ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट प्लेस पे ट्रेडिंग करना, कार्बन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है Systema.bio। Systema.bio जो कंपनी है, Systema.bio is a global social enterprise with headquarters in US which manufactures and distribute biodigesters। वो biodigesters मैन्युफैक्चर करती है किन के लिए? दे आर मैन्युफैक्चरिंग बायोडाइजेस्टर्स फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर। छोटे शेतकरी के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए वो बायोडाइजेस्टर्स मैन्युफैक्चर करती है ताकि उसका यूज़ क्या है? ताकि वो एनिमल वेस्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकेंगे। एंड उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड मार्केट प्लेस पे ट्रेडिंग करना, कार्बन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इस कंपनी का नाम है Systema.bio। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। लेट अस कीप इट इन माइंड बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्वेश्चन आ सकता है। In a majority ruling, that is 6:7, in a majority ruling, the Supreme Court overruled a 2004 judgment and stated that subclassification for reservation is possible. This subclassification relates to which segment of the Indian population? Other backward classes, scheduled caste and scheduled tribes, economically weaker section, and minorities. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रूलिंग दिया, मेजॉरिटी रूलिंग दिया, जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ही 2004 का जो जजमेंट था एंड उसमें उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया एंड अपना डिसीजन ये दिया कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन किया हुआ है, रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें सब क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल है। एंड ये सब क्लासिफिकेशन के जो डिसीजन दिया हुआ है दैट रिलेट्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कोर्ट का जजमेंट आया था, उसको ओवर रूल करते हुए बताया है कि सब क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्वेशन पॉसिबल है एंड ये सब क्लासिफिकेशन जो करना है that is related to scheduled caste and scheduled tribe. So B is the correct answer for our question. As per Rule 19 of Securities Contract Act, a listed company is mandated to maintain a minimum public shareholding of dash. However, the government has exempted public sector enterprise including banks from meeting this guideline for a period of dash and dash years. A fill in the blanks वाला statement है, very important statement from our bankers point of view, इसीलिए we thought that we should share it with you। आप भी इसको ध्यान में रख दीजिए। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रूल्स 1957 के हैं, उनके सेक्शन 19 के मुताबिक, उनके रूल्स 19 के मुताबिक जो भी कंपनी लिस्टेड है, जो भी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी को उनका जो शेयर होल्ड उनके टोटल शेयर होल्डिंग में पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है वो मिनिमम 25% होना चाहिए। लेकिन
जिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अभी तक मिनिमम 25% गवर्नमेंट की शेयर होल्डर नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन कंप्लाई करने के लिए या ये गाइडलाइंस का कंप्लाई करने के लिए 2 साल का एडिशनल पीरियड दिया हुआ है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो व्हाट इज आवर स्टेटमेंट? As per Rule 19 of the Securities Contracts Act, Rule 1957, a listed company is mandated to maintain a minimum public shareholding of 25%. लिस्टेड कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो कम से कम 25% होनी चाहिए. लेकिन अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं है, तो उनको वो कंडीशन कंप्लाई करने के लिए 2 साल का एडिशनल पीरियड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The board of directors of the Adani Enterprise Limited, in its meeting held on 1/8/24, has approved the demerger of food FMCG business to which of the following company? अडानी एंटरप्राइज की अपनी जो 1/8/2024 को जो उनकी बोर्ड मीट हुई, उस बोर्ड मीट में उन्होंने डीमर्जर ऑफ एफएमसीजी बिजनेस करके कौन से कंपनी के साथ उसको अटैच करने के लिए अप्रूवल दिया हुआ है. सो दे हैव गिवन परमिशन फॉर Adani Wilmar Limited. So the board of directors of Adani Enterprise Limited, in its meeting held on 1/8/24, has approved the demerger of its FMCG business to Adani Wilmar Limited. So D is the correct answer for this question. India and Vietnam have adopted a new plan of action to strengthen the bilateral comprehensive strategic partnership over the next 5 years. So इंडिया एंड वियतनाम में एक नई बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है, जिसमें वो 5 साल नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या प्लान बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन किया. एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, both the countries have signed 6 MOUs. अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज ने 6 MOUs साइन किए हैं. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इन एरियाज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, स्पेस, लॉ एंड जस्टिस, स्पेस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो इंडिया एंड वियतनाम में दोनों में आपस में बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगले 5 साल में जो करना है, उसी के लिए वो ध्यान में रखते हुए 6 MOUs साइन किए हुए हैं. एंड वो 6 MOUs में कौन से सेक्टर्स के लिए MOUs साइन हुए हैं? वो जो है एग्रीकल्चर रिसर्च, देन कस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉ, जस्टिस, रेडियो एंड टेलीविजन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. इस टॉपिक के ऊपर, इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर MOU साइन किए हुए हैं. सो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सभी डिपार्टमेंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने आपको कस्टम कैपेसिटी बता दिया है. एग्जाम में दे मे गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल्सो और लैंड जस्टिस ऑल्सो. सो आवर आंसर इज डी. एक बार हम करेक्ट स्टेटमेंट वापस पढ़ते हैं. इंडिया एंड वियतनाम हैव अडॉप्टेड ए न्यू प्लान ऑफ एक्शन to strengthen the bilateral comprehensive strategic partnership over the next 5 years. According to the Ministry of External Affairs, both the countries have signed 6 MOUs for greater cooperation in areas including agriculture research, custom capacity building, law and justice, and radio and television and traditional medicines. So D is the correct answer for this question. अभी 1 अगस्त 2024 को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें कटौती कर दी है. एंड कटौती कब हुई है? कटौती कोविड-19 के बाद फर्स्ट टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने रिडक्शन किया हुआ है. एंड रिडक्शन जो है कहाँ से कहाँ किया है? इट हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 5.25%
5.25% उन्होंने 5.25% जो उनका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट था उसको 25 पैसे कम करके 1/4% कम करके दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू 5%। एंड ये जो 5.25% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 16 ईयर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम और एक बार एक स्टेटमेंट देखते हैं। The Bank of England has cut its interest rate on 1/8/2024 for the first time since the onset of COVID-19 to 5% from a 16-year high of 5.25%. सो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 साल में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25% था 1 अगस्त 2024 में उन्होंने कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम उसको 5 पर कम किया है। एंड अभी इट हैज़ बिन और उसको 5% तक कम किया हुआ है। सो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के फर्स्ट सेशन में हमने टोटल इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन, क्योंकि आपकी ये जो एक्टिविटी है ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। साथ साथ आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स हों या आपके कलीग्स हों उनके कन्वे कर दीजिए जो एग्ज़ाम के अपीयर हो रहे हैं या जिनको इसके बारे में रुचि रखते हैं, उनको कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड गेट योर सेल्फ सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहेंगे एंड आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे। आप अगर इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए ताकि आपकी क्वेरी हम तुरंत रिजॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम आज का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।